नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना के उस दौर की जब आराधना को रिलीज हुए तकरीबन 1 साल हो चुका था। उन दिनों राजेश खन्ना के दिमाग में क्या चल रहा था, सुपरस्टारडम कैसा था और राजेश खन्ना आखिर क्या सोच रहे थे और इन दिनों उनके आसपास क्या घट रहा था, आज के इस पॉडकास्ट में हम आपको सुनाएंगे। उन दिनों एक कहावत हुआ करती थी, राजेश खन्ना से बेहतर और कोई नहीं हो सकता। और इस कहावत को सच साबित करने के लिए जो सबसे बड़ी ऊंचाइयों को छू लेते हैं वही सबसे बुरा पतन भी देखते हैं। हालांकि आराधना के 1 साल से कुछ ऊपर ही हुआ था आराधना के बाद, और राजेश खन्ना के लिए लोगों का जो पागलपन था वो बेहद बढ़ गया था। और स्टार एंड स्टाइल मैगजीन ने उन पर 5 हिस्सों का एक आर्टिकल छापा था जो इससे पहले किसी एक्टर के लिए नहीं छपा था। और जैसी चीजें इसकी लगातार पुष्टि करती थी, जो सुपरस्टारडम का दौर वो जी रहे थे। अगर एक फिल्म पत्रिका फिल्म फेयर ने जतिन को राजेश खन्ना बना दिया था, तो दूसरी स्टार एंड स्टाइल ने कुछ ही महीनों में उन्हें एक सफल अभिनेता से एक स्टार बना दिया था। 5 हिस्सों के आर्टिकल में जाने माने जनसंपर्क गुरु बनी रूबेन जैसे लोगों के लेख थे, लेकिन अंतिम अंश फिल्म पत्रकारों की देवी के लिए रखा गया था। देवी यानी देवयानी चौबल, जिसने सुपरस्टार जैसा शब्द ढूंढ निकाला था। राजेश खन्ना की तरह ही देवयानी चौबल का जन्म एक खुशहाल परिवार में हुआ था जो घुड़दौड़ में दिलचस्पी रखती थी। उसने अपनी पत्रकारिता करियर में फिल्म फेयर में गुलशन विंग के अधीन काम शुरू किया था, और उन दिनों फिल्म पत्रकार चंदेक विषयों पर ही ध्यान देते थे और देवयानी का जो एरिया था वो शूटिंग और पार्टियां थी। जब फिल्म फेयर ने एक वरिष्ठ संवाददाता ने यह सोचकर राजेश खन्ना से मिलने से इनकार कर दिया कि वो ज्यादा अहमियत नहीं देंगे, तो आलेख देवयानी को सौंप दिए गए, आर्टिकल लिखने की जिम्मेदारी। देवयानी जिस नाम से वो आमतौर पर जानी जाती थी वो था देवी, और राजेश खन्ना दोनों की फौरन अच्छी दोस्ती बन गई। और अंत में देवयानी चौबल की राजेश खन्ना की उस समय की प्रेमिका रही अंजू महेंद्रू से भी दोस्ती हो गई। और पहली मुलाकात के बाद देवयानी ने पूरे लेख में इस नए अदाकार की शख्सियत को अपनी निजी पहचान के रूप में दे दिया। यानी कि वो जो बातें लिखा करती थी उन दिनों फिल्मी मैगजीन में, वो इस तरह से लिखती थी जैसे वो उनकी बहुत करीबी हैं, बहुत राजदार हैं, और वो इसी तरीके से उसको रिप्रेजेंट करती थी अपने आर्टिकल्स में। और ये शायद देवयानी का सहज बोध कहिए या उसकी पैदाइश, जिसने उन्हें राजेश खन्ना को देखते ही जीतने वाले घोड़े की पहचान करवा दी। क्योंकि उसके बाद देवयानी ने जो भी आर्टिकल लिखे, हर एक में राजेश खन्ना अपने आप चले आए। राजेश खन्ना पर अपने पहले लेख की तरह ही देवयानी ने उन्हें स्टार एंड स्टाइल में अपने लेख में एक सोच विचार करने वाले शर्मीले अदाकार के रूप में पेश किया। और देवयानी ने अपने ऊपर राजेश खन्ना के इर्द गिर्द एक तिलिस्म खड़ा कर देने का जिम्मा ले लिया और उन्हें कुछ इस तरह से पेश किया जैसे वो अपने सितारा होने के बारे में पूरी तरह सजग थे। और तब तक उनका सितारा होना अधिकतर देवयानी के शब्दों ने ही रचा था, और फिर भी उनकी तरफ से वो एक तरीके से राजेश खन्ना उदासीन थे। राजेश खन्ना की शानदार सफलता प्रभावशाली थी, लेकिन उसे किस्मत का खेल भी कहा जा रहा था। जिस रफ्तार से वो इंडस्ट्री पर छा रहे थे, 1970 की उन 10 चोटी की फिल्मों में 5 में राजेश खन्ना थे, और जिस आसानी से वो उस चोटी पर विराजमान हो गए थे, उससे सारा तिलिस्म एक तरीके से नजर आने लगा था और सारा सिलसिला बाग में सैर करने का सा गुमान देता था। किस्मत के इस खेल के बावजूद भी राजेश खन्ना को मेकअप लगाना पड़ता था, कैमरे के सामने खड़े होकर इशारा पाते ही अपने डायलॉग बोलने पड़ते थे। लेकिन उनके संबंध में किस्मत के हाथ को इतना महत्व देने का एक कारण यह हो सकता है कि चाहे कुछ कर दिया जाता, नतीजा एक ही था, बेमिसाल कामयाबी। यानी कि राजेश खन्ना
जिस फिल्म में होते उस दौर में, वो फिल्म सुपर डुपर हिट होती। ये तो 15-17 फिल्में ही आई, अगर 50 फिल्में भी उस दौर में आई होती तो शायद वो 50 की 50 सुपर डुपर हिट होती। उनकी फिल्मों को देखें तो लगता नहीं कि भूमिका चुनने की उनकी कोई खास कसौटी थी या कोई खास प्लानिंग के तहत वो भूमिकाएं चुनते थे, ऐसा मालूम होता नहीं है उस दौर की। अगर फिल्मों को देखें, वो कुछ भूमिकाएं निर्देशक की वजह से चुनते, कुछ उनको बनाने वाले बैनर की वजह से, और कुछ इसलिए कि उस पेशकश को नामंजूर नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे कारणों से जो समझ से परे हैं। फिर भी भूमिका या निर्माण कंपनी कोई भी रही हो, एक के बाद एक फिल्म आशा से बहुत ज्यादा सफल हुई, जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा। और सफलता के इस दौर ने उन्हें और बाकी सबको भी विश्वास दिला दिया कि उन्हीं की वजह से सब कुछ मुमकिन है। और उनको इस बात का श्रेय जाता है कि इस दौर में उनकी कई फिल्में अपार सफलताओं से भी कुछ बढ़कर थीं। अंदाज 1971, आनंद और अमर प्रेम 1972 जैसी फिल्में साधारण से बहुत ऊपर थीं और उन्हें एकदम कल्ट फिल्म का रुतबा मिल गया, जिससे राजेश खन्ना को यह यकीन हो गया कि उन पर कोई नियम लागू नहीं होते। नियम दरअसल वही बनाते हैं, वो जिस फिल्म को चुनेंगे, जिस फिल्म में वो होंगे, वो फिल्म सुपर डुपर हिट होनी तो लगभग तय है। कुछ ही फिल्मों के साथ राजेश खन्ना हजारों प्रशंसकों के लिए एक नई आशा के प्रतीक बन गए, और आनंद में उन्होंने एक ऐसे किरदार को रचा जो हमेशा के लिए हिंदी सिनेमा प्रेमियों के दिलो दिमाग पर नक्श हो गया, बस गया। बॉम्बे शहर और उसके कभी न मरने वाले जोश को समर्पित इस फिल्म की कहानी ऋषिकेश मुखर्जी ने राज कपूर के लिए एक भावगीत के रूप में रची थी, ओट के रूप में। और एक दूसरे के बहुत करीब राज कपूर और ऋषिकेश मुखर्जी बहुत अच्छे दोस्त थे, और एक गंभीर रूप से बीमार आदमी जो अपने जीवन के शेष थोड़े से समय में भी जीवन को भरपूर जीता है। ये विचार ऋषिकेश मुखर्जी के मन में तब उपजा जब शोमैन राज कपूर बीमार हो गए। ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि राज कपूर शायद अब बच ना पाए, लेकिन राज कपूर ने जिस किरदार की प्रेरणा दी थी उसके विपरीत वो जीवित रहे। एनसीपी द्वारा निर्मित आनंद में शुरुआत में महमूद और किशोर कुमार को लिया जाना था, लेकिन सनकी गायक के साथ मनमुटाव के कारण कलाकारों के चुनाव में बदलाव करना पड़ा। अफवाह है कि ऋषिकेश मुखर्जी को किशोर कुमार के घर के बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो एक बंगाली के साथ पैसे की अदायगी में देर करने के लिए नाराज थे, और अपने गार्ड को आदेश दे रखा था कि जो भी बंगाली अंदर आने की जरूरत करे उसे बाहर फेंक दिया जाए। किसी बंगाली डायरेक्टर ने किशोरदा के पैसे मार लिए थे और उन्होंने अपने गार्ड को कह दिया कि कोई बंगाली आए तो उसे घुसने मत देना, दौड़ा लेना। अब ऋषिकेश मुखर्जी को यह बात मालूम नहीं थी। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने शशि कपूर के बारे में सोचा जब उनके साथ यह बर्ताव हुआ किशोर कुमार के घर पर। हालांकि एक सुनी सुनाई बात के अनुसार राजेश खन्ना के फिल्म में शामिल होने का कारण यह था कि गुलजार ने राजेश खन्ना के घर में एक मुलाकात के दौरान उनको कहानी की रूपरेखा सुना दी थी। राजेश खन्ना ने अपने मेहनताने के रूप में बॉम्बे क्षेत्र में वितरण के अधिकार ले लिए थे, डिस्ट्रीब्यूशन के, और फाइनली फिल्म की सफलता के कारण अपने आम मेहनताने से उन्होंने ज्यादा पैसा बना लिया था। अब जहां एक और राजेश खन्ना ने राज कपूर द्वारा प्रेरित एक उत्तर भारतीय के किरदार को बहुत बढ़िया से निभाया, वहीं दूसरी ओर दो फिल्में पुराने अमिताभ बच्चन ने ऋषिकेश मुखर्जी पर आधारित बंगाली डॉक्टर को भी उतना ही कद्दावर बना दिया। आनंद की शूटिंग बहुत छोटे बजट में एक महीने से कम में की गई थी, लेकिन फिल्म अंत में उससे जुड़े हर व्यक्ति के लिए एक मील का पत्थर बन गई, खासकर राजेश खन्ना के लिए, जिन्होंने पहली बार दर्शकों को एक ठोस किरदार दिया था जिसने कई तरह से उनके मन में राजेश खन्ना की छवि गढ़ दी थी। फिल्म के अधिकांश महत्वपूर्ण पुरस्कार जीते और ऋषिकेश मुखर्जी को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ कहानी और एडिटिंग का पुरस्कार मिला, संपादन का, जबकि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन ने आसानी से
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता के पुरस्कारों का गौरव पाया। सलील चौधरी ने, जो म्यूजिक डायरेक्टर थे, ने योगेश और गुलजार, जिन्होंने फिल्म के डायलॉग लिखे थे, उनके द्वारा लिखे गए गीतों पर संगीत तैयार किया। स्पष्ट कारणों से किशोर कुमार ने राजेश खन्ना के गीतों को आवाज नहीं दी, लेकिन मुकेश और मन्ना डे ने सराहने लायक ढंग से उनकी जगह भर दी और गीतों ने आनंद के विभिन्न भावों को पकड़ा। और मुकेश का गाया गीत मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने उसकी असीम आशा को दर्शाते हुए, और कहीं दूर जब दिन ढल जाए, योगेश का लिखा गाना, उसे एक मार्मिक मनोदशा में पकड़ते हुए गाया। लेकिन एल्बम का मुख्यधार था जिंदगी कैसी है पहेली है, और इस बार गीतकार योगेश ने दुख दर्द भरे गीत लिखे थे और मन्ना डे की मुलायम आवाज थी जिसने राजेश खन्ना को एक और जिंदगी का गीत दे दिया, जो एक मरते हुए आदमी की अधूरी इच्छा को जाहिर करता था, जो जिंदगी को कुछ ज्यादा समझता था और इससे पहले कि जिंदगी उसे छोड़ जाए। आनंद ने राजेश खन्ना को महज व्यावसायिक सफलता या आलोचकों की तारीफ के अलावा भी बहुत कुछ दिया था। उसने उन्हें पर्दे पर उनका सबसे बड़ा और देर तक याद रहने वाला किरदार दिया। पर्दे पर उनकी कभी हिम्मत न हारने वाली छवि बनाने के साथ साथ आनंद ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन को सामने लाकर भी खड़ा किया, उस दुबले पतले नए अभिनेता के सामने जो आने वाले वर्षों में उनके लिए ही सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। उस दौर के मशहूर हास्य अभिनेता महमूद ने ही अमिताभ बच्चन को सलाह दी थी कि आनंद का वो पूरा फायदा उठाएं। नौजवान अभिनेता ने अपने दोस्त अनवर अली के बड़े भाई की बात को संजीदगी से लिया और आनंद में अपने अभिनय को राजेश खन्ना की मृत्यु वाले सीन के आसपास तैयार किया। महमूद ने अमिताभ बच्चन से कहा था कि राजेश खन्ना के आनंद के अंतिम सांसें लेते समय पूरा देश बंधा हुआ होगा और उस वक्त उन्हें अपने को खुला छोड़ना होगा। अमिताभ बच्चन ने बिल्कुल वही किया और वो व्यक्ति जिसे शुरू होने से पहले ही नकार दिया गया था, वो चर्चा का केंद्र बन गया। अमिताभ बच्चन को भविष्य में उनकी पत्नी बनने वाली जया भादुड़ी के साथ गुड्डी ने मुख्य भूमिका के लिए भी बाद में लिया गया, लेकिन अंतिम घड़ी में ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें बदल दिया और हालांकि वो फिल्म में एक छोटी सी मेहमान भूमिका में नजर आए, अगर आपने फिल्म देखी हो। और इस घटना ने अमिताभ बच्चन के फिल्मी सितारा बनने के ख्वाब को लगभग खत्म कर दिया था। आनंद से पहले अमिताभ बच्चन इतने मामूली थे कि राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी से अपने सह कलाकार के बारे में कुछ पूछने की जहमत भी नहीं की और हालांकि उन्होंने भी बाकी दुनिया की तरह आनंद में उन पर अच्छी तरह ध्यान दिया, फिर भी उन्होंने कई बार अमिताभ बच्चन के होने को भी नकारा। राजेश खन्ना की अगली कुछ फिल्में थीं उस दौर में जो उनके सितारा बनने से पहले शुरू हुई थी, जहां मर्यादा 1971 में आई, जैसी कई फिल्मों को उनमें होने से लाभ हुआ, वहीं छोटी बहू जैसी कई फिल्मों को भी नहीं भी। छोटी बहू ज्यादा चल नहीं पाई। मर्यादा, जिसमें राजेश खन्ना, राजकुमार और माला सिन्हा के बीच दोहरी भूमिका में फंसे थे और उसका जो कथानक है वो भी पेचीदा था, जो स्टोरी थी, और जो स्क्रीन प्ले है, जो उसकी पटकथा है, उसकी प्रस्तुति की बनावट जो खासतौर पर छठे दशक के अंत में बनने वाली फिल्मों जैसी थी, जिसमें हर चीज गलत लगती थी, जिसे कुछ बेहद सुंदर जगहों पर शूट किया गया था, जिसमें गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा, किशोर कुमार का गाया गीत, या मोहब्बत के सुहाने दिन मोहम्मद रफी का, या जुमा पे दर्द भरी दास्तां मुकेश के नगमे थे, हैरान कर देने वाले ढंग से सफल हुई और राजेश खन्ना के कद को बढ़ा गई। मर्यादा के बाद राजेश खन्ना ने रमेश सिप्पी की अंदाज की, जिसमें उनकी भूमिका और भी छोटी थी, शायद उनके करियर की सबसे छोटी भूमिका, और फिर भी उसने सबसे ज्यादा असर छोड़ा। अंदाज में राजेश खन्ना केवल एक गाने और 2 सीन में थे, लेकिन एक गाना जिंदगी एक सफर है सुहाना बहुत मशहूर हुआ और ये गाना काफी था उन्हें हमेशा के लिए उस फिल्म के साथ जोड़ने और उस बेपरवाह जिंदा दिल आदमी की छवि को अमर बनाने के लिए, जो राजेश खन्ना ने ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद के साथ रची थी।
दुनिया में बिना किसी चिंता के राजेश खन्ना का जो किरदार था, एक ऐसा गाना गाता है जो हर एक क्षण को भरपूर जीने के रवैये को दर्शाता है। और शायद अंदाज ही एक फिल्म है जिस पर विचार करना जरूरी है राजेश खन्ना की लोकप्रियता को समझने के लिए। पर्दे पर 10 मिनट से भी कम समय पाने के बाद भी वो पूरा यश उस फिल्म का ले गए। सोचिए, कोई किरदार 10 मिनट के लिए स्क्रीन पर आता है और पूरी फिल्म को लूट ले जाता है। और सिर्फ उनके होने से फिल्म को इतनी बड़ी हिट बना दी गई जो शायद वो अन्यथा न बनती अगर राजेश खन्ना का ये गाना ना होता, राजेश खन्ना ना होते। आज उस फिल्म को देखें, खासकर राजेश खन्ना की भूमिका की लंबाई को, तो कोई भी गलती से ये मान लेता है कि उन्होंने अंदाज के लिए आराधना से पहले इकरार किया होगा और जीपीसीपी के यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कंबाइन का हिस्सा होने के कारण वो उस फिल्म को करने के लिए अनुबंधित थे। लेकिन ऐसा नहीं था। भूमिका की लंबाई को लेकर कोई शक नहीं था। उन्हें मालूम था कि छोटा किरदार है, लेकिन किरदार को विकसित किया उन दो लेखकों ने जो बेशक अब तक बहुत जाने माने नहीं थे, लेकिन जो हिंदी सिनेमा का लेखकों के प्रति नजरिया बदलने वाले थे। सलीम जावेद। अभी सलीम जावेद के नाम की जोड़ी बनने से कुछ साल दूर सलीम खान और जावेद अख्तर वो दो नाम थे जिनके पर्दे पर शेख को यह शीर्षक हड़प लेता था, सिप्पी फिल्म्स स्टोरी डिपार्टमेंट। लेखकों को कहा गया कि राज का किरदार एक मेहमान भूमिका थी जो राजेश खन्ना जैसे जीवन से भी बड़े अभिनेता की फिल्म में उपस्थिति के लिए सही होनी चाहिए। कुछ ऐसा गढ़ो। दोनों सीन्स ने फिल्म में इतनी रोचकता नहीं भरी जितनी हसरत जयपुरी और शंकर जयकिशन के गीत ने भर दी। किशोर कुमार की थोड़ी सी मदद, जो गाना है, किशोर की आवाज और पर्दे पर राजेश खन्ना की हरकतों ने अपना उल्लास भरा और जादू सिर्फ जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत में ही नहीं बल्कि सारी फिल्म में भर दिया। उन्हें एक बहुत बढ़िया मेहमान भूमिका और एक जिंदगी गीत के अलावा राजेश खन्ना को अंदाज ने बहुत कुछ दे दिया। अंदाज ने राजेश खन्ना की मुलाकात सलीम खान और जावेद अख्तर से करवा दी, जिन्होंने उनकी अगली फिल्म लिखी और एक अमिट गौरव दिलाया, और एक ऐसी फिल्म जिसने राजेश खन्ना को कामयाबी के और ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया। फिल्म थी हाथी मेरे साथी। उसका किस्सा फिर कभी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।